हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज फिर आ गया हूं तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा अपना अजीत सर। और आज हम किसी राजा रानी या लड़ाई की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक लंबी कविता की, जिसने हमारे एक राइटर साहब का दिमाग घुमा दिया। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा गारंटी, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्य नहीं, समाज है, पैसा है, टेंशन है और बहुत कुछ है। तो अपनी कॉपी किताब छोड़ो, नहीं छोड़ो मत, और कान खोलकर सुनो ये मजेदार कहानी। हमारी आज की कहानी का हीरो है एक राइटर और उसकी कभी न खत्म होने वाली कविता। तो सुनो बच्चों, हमारे राइटर साहब ने बड़ी मेहनत करके एक लंबी कविता लिखी। लंबी मतलब बहुत लंबी। सोचा वाह, खत्म हो गई छुट्टी। लेकिन ट्विस्ट, जैसे ही खत्म हुई उनको लगा, अरे यार ये तो एकदम ढिंचक पूजा के गाने जैसी है। मतलब मजा नहीं आ रहा, एकदम ढीली ढाली। अब जितना ज्यादा वो उस ढीली कविता के बारे में सोचते, उतनी ही वो लंबी होती जाती, जैसे कोई मैगी नूडल्स का पैकेट हो जो खत्म ही ना हो। राइटर साहब डर गए, बोले इतनी लंबी कविता कौन पढ़ेगा, कौन छापेगा। मासिक पत्र वाले तो एक पन्ने से ज्यादा देंगे नहीं। इतनी लंबी कविता तो अगर किसी दोस्त को सुनाना शुरू करो ना, तो वो भी सो जाए या भाग जाए। तो राइटर साहब सोच में पड़ गए, क्या करूं। ऑप्शन 1, इसको काटकर छोटा कर दूं, या ऑप्शन 2, इसके अंदर जो बातें हैं, जो सवाल हैं, जो गुत्थियां हैं, उनको खुलकर सामने आने दूं। राइटर साहब का दिल बोला, अरे इसको उड़ने दो, फैलने दो, इसकी आत्मा को आजादी दो। वो 1 महीने से उसी कविता के चक्कर में पड़े थे, जैसे कोई गर्लफ्रेंड पीछे पड़ जाए। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब वैसे ही कविता पीछे पड़ी थी। लिखो मुझे और लिखो। बीच में दोस्तों, घर वालों के पत्र आते रहे, क्या कर रहे हो भाई, जिंदा हो। लेकिन राइटर साहब का ध्यान तो कविता पर था। जब ज्यादा टेंशन हुई तब 2 लाइनें लिख दी, भैया जिंदा हूं, कविता लिख रहा हूं, बाद में बात करते हैं। वो कहते हैं ना, अगर कविता सिर्फ इमोशनल होती तो एक बार लिख देते, कहानी खत्म। लेकिन ये कविता तो रियल लाइफ वाली थी। रियल लाइफ में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी। जैसे तुम्हारे एग्जाम सिलेबस में एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा होता है। तो राइटर साहब का फंडा ये है कि यथार्थ, रियलिटी एकदम नूडल्स की तरह गुंथा हुआ है और वो भागता रहता है। इसीलिए वो छोटी कविता लिख ही नहीं पाते, जो लिखते हैं वो अधूरी लगती हैं। ये है उनकी ट्रेजेडी नंबर 1। अब सुनो ट्रेजेडी नंबर 2। लोग कहते हैं, भाई कविता शविता छोड़ो, कुछ काम की चीज लिखो, गद्य लिखो, कहानी उपन्यास लिखो, पैसे आते हैं। एक बार गलती से इन्होंने एक किताब का रिव्यू कर दिया किसी के कहने पर। फिर क्या था, रिव्यू के लिए किताबों का पहाड़ लग गया। लेकिन सच बोलना, ये तो आंख से खेलने जैसा है। सच बोलोगे तो किसी को मिर्ची लगेगी ही। अब जो इनके मेहरबान बॉस हैं, वो कहते हैं, अरे भाई साल में 4 किताबें लिखकर 4000 नहीं कमाए तो क्या किया, उपन्यास लिखो, अपना दलित दर गरीबी मिटाओ। और फिर आती हैं इनकी श्रीमती जी, टेबल के पास खड़ी हो जाती हैं, चेहरा एकदम उदास। क्या कर रहे हो जी, कविता, इससे कितने मिलेंगे। बेचारे राइटर साहब बाल सफेद हो गए कलम घिसते घिसते। अब सोच रहे हैं कि चलो यार, आखिरी टाइम चल रहा है, इन्हीं कविताओं को ठीक कर लूं, शायद छप जाएं। लेकिन कविता तो हाथ पांव पसारती जा रही है। और तभी खबर आती है, लो जी तुम्हें एक कुंजी लिखने का काम मिला है, पैसे मिलेंगे, टेंशन कम होगी। उधर से माता पिता भी आ रहे हैं। मतलब अब तो लाभजनक काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यार लेखक का मन है ना, एक काम से दूसरे पर जाने में पेट में गुदगुदी होती है। मन करता है बस उसी कविता को पढूं, उसी में कुछ बदलूं। लेकिन टाइम नहीं है। श्रीमती जी अभी भी खड़ी हैं, बचपन में क्यूट थीं, अब तो भयानक लगती हैं। उनको देखकर दिल में करुणा आती है, जिम्मेदारी याद आती है और रियल लाइफ का डर लगता है। तभी राइटर साहब की नजर टेबल पर पड़ी 2 चिट्ठियों पर जाती है, शरद जोशी जी की और अक्षय कुमार जी की। दोनों अपने हैं और यही इनका दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि आजकल के कुछ कलाकार अपने लोगों को रद्दी समझते हैं, उनसे ऐंठते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, खुद को बड़ा बौद्धिक और आधुनिक समझते हैं। दूसरे टाइप के कलाकार वो हैं जो अपनी मंडली, ग्रुप में रहते हैं। उनका दोस्त कवि है, मतलब वो बेस्ट है। कोई दूसरी मंडली का है, मतलब वो बेकार लिखता है। इनकी मंडली में जो चल रहा है वही सुपरहिट है, बाकी सब फ्लॉप। ये तो घरे बाहरे, घर के अंदर और बाहर वाली प्रॉब्लम है। घर के लोग फालतू, बाहर वाले हीरो। राइटर साहब कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन हाँ, अपनों की उपेक्षा मैंने भी की है। क्यों? क्योंकि ये कविता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो कहते हैं कि मैंने कितने महीने, कितने साल ऐसी चीजों पर खर्च किए जिनसे मुझे कुछ नहीं मिला, न धर्म, न पैसा, न काम, न मोक्ष।
कुछ पागल लोग सोना बनाने में लगे रहे, बर्बाद हो गए। कुछ जमीन में खजाना ढूंढते रहे, मिले नहीं, लोग उन्हें बेवकूफ कहते रहे। राइटर साहब को लगने लगा है कहीं मैं भी उसी पागलों की कैटेगरी में तो नहीं आता। लेकिन नहीं, वो कहते हैं मैं फिर से समझदार बनूंगा, गद्य लिखूंगा। काम शुरू भी कर दिया है। लेकिन धुन और लौ ये पुराने शब्द हैं, पर इनका मतलब आज भी है। ये धुन उन्हें फिर कविता की ओर खींच लेती है। लेकिन वो वादा करते हैं, नहीं, अब तो गद्य ही लिखूंगा, पैसा आएगा, नाम होगा। अब आते हैं सबसे भारी पॉइंट पर। ये कविता इतनी लंबी और काली क्यों है, और लेखक लोग रियल बातें क्यों नहीं लिख पाते? इसका सीधा कनेक्शन है हमारे समाज से। राइटर साहब कहते हैं कि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, ऑपर्चुनिज्म और अनाचार फैला हुआ है, और इसका ज्यादातर दोष बुजुर्गों पर जाता है। आजादी के बाद जो दिल्ली से लेकर गांव तक भ्रष्टाचार फैलाया, उसमें बड़े लोगों का हाथ है। इसलिए आज के युवा उनका सम्मान नहीं करते। युवाओं में आग है, दम है, लेकिन समाज कहता है यह आग तो पुराना बोझ है, इसकी आज कोई वैल्यू नहीं। सवाल यह है, अगर युवाओं में आग है तो उनकी कविता में क्यों नहीं दिखती? क्यों वो भीड़ क्राउड से डरते हैं? क्यों जनता से चिढ़ते हैं? राइटर साहब इसका जवाब देते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। सत्ता वाले, पैसे वाले लोग, हर जगह भ्रष्टाचार का सिस्टम बना रखा है। कभी यह कानून बनकर आता है, कभी कानून की आड़ में आता है। ये नियम कानून किसके लिए हैं? पैसे वालों की सुविधा के लिए। तो इस सिस्टम में फिट होने के लिए क्या करना पड़ता है? शैतान से समझौता। गधे को भी काका कहना पड़ता है। बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के ऑफिस में पानी भरते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो रावण को मना करता है उसके बच्चों को खाने को नहीं मिलता। और मजे की बात, बड़े बड़े प्रगतिशील लोग भी उन पर हंसते हैं या तरस खाते हैं। मतलब अगर तुम फटे हाल हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, चाहे कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो। तो हमारे युवा क्या करते हैं? वो भी रावण के दास के उपदास के अनुदास से कनेक्शन बना रहे हैं। और रावण के राज्य का नियम क्या है? जो असली सच्चाई है उस पर पर्दा डालो। इसीलिए बहुत से लेखक उस सच्चाई को नहीं लिखते जिसे वो जी रहे हैं। वो किसी और के यथार्थ पर कहानी बना लेते हैं। उनमें मानवीय पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए हैं। मतलब उन्होंने दुनिया से समझौता कर लिया है। आज के लेखक का करियर पाठ क्या है? पढ़ो, डिग्री लो, थोड़ी बहुत साहित्यिक कोशिश करो, शादी करो, घर गाड़ी लो, बड़े लोगों से दोस्ती करो, बेस्ट पब्लिशर से किताब छपवाओ, सरकारी इनाम जीतो, विदेश जाओ, अपनी किताब का ट्रांसलेशन करवाओ, किसी सेठ या सरकार के यहाँ ऊंची नौकरी ले लो। ये क्लास क्या यथार्थवाद या आदर्शवाद दिखाएगा? स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा था, भारत के बड़े लोग नैतिक रूप से मर गए हैं। आज तो वो शरीर से भले ही ताकतवर हो गए हों, लेकिन नैतिकता की जगह सिर्फ डील और अवसरवादिता है। विवेकानंद ने तो तब समाजवाद का सपोर्ट किया था, ये सोचकर कि आधी रोटी भी बिना रोटी से बेहतर है। तो ये जो आजकल कुछ नई कविता में भीड़ से डर या जनता से नफरत दिखाई देती है, ये क्या है? ये पुरानी विचारधारा है जो हमारे उच्च वर्गों ने पकड़ ली है। वो नहीं चाहते कि लेखक जनता से जुड़े, और हमारे छोटे या मझोले लेखक पैसा और इज्जत के चक्कर में उनके दरवाजे जाते हैं, उन्हीं से दोस्ती करते हैं और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने गांव घर वालों से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी उन्हें बुरी लगती है। ये लोग फिर आपस में ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे की चमचागिरी करते हैं, और पैदा होता है चारित्रिक संकट। ये संकट पैसे के लोभ से आता है। जब तक समाज पर पैसे का राज रहेगा, आदमी घटिया होता जाएगा, जनता और ज्यादा दबेगी। और ये भयानक सीन हमारे भारत में कम नहीं है। तो बच्चों, अब समझ आया कि राइटर साहब ने ये सब क्यों लिखा। क्योंकि गरीब आदमी आज ऐसी हालत में जी रहा है, अंदर से टूटा हुआ है, और हिंदी वाले एरिया में कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं है जो उम्मीद जगाए। ऐसे में एक संवेदनशील आदमी जो समझौता नहीं कर पाया, वो क्या करेगा? वो खुद को अकेला महसूस करेगा। और अगर वो कवि हुआ तो उसकी कविता के रंग कैसे होंगे? एकदम काले, बोझिल, अंदर ही अंदर की बातें होंगी। और राइटर साहब की ये लंबी कविता उसी काले रंग में रंगी है। इसमें डर है, टेंशन है, अनिश्चितता है, सवाल है, जवाब ढूंढने की कोशिश है, घबराहट है। ये कविता एक रूपक है, एक एलिग्री। ये रूपक क्या है? इसमें एक आदमी है जो एक ऐसे बंगले में चला जाता है जहां जाना मना है। बंगला पुराना है, रहस्यमय है, खाली है। अंदर एक आदमी मिलता है जो जासूस लगता है, एक और मिलता है जो पागल है। कविता के एंड में पता चलता है इस बंगले की सीढ़ियां जमीन के नीचे से चलती हैं। ये कई देशों में जाती हैं। ये शहर के क्लॉक टावर में जाती हैं।
और कमाल की बात, ये आदमी के दिमाग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में भी जाती हैं। सबसे भयानक बात, सबने इस बंगले से समझौता कर लिया है और समझौते के कारण सब अंदर से टूट गए हैं, दिल के टुकड़े हो गए हैं। इसीलिए लगता है यहाँ एक बंदर सत्ता है, मतलब नकारवाद है। अजीत सर की भाषा में समझो, वो बंगला क्या है? वो है लाभ लोभ वाली पैसों की ताकत जिससे सबने समझौता कर लिया है। अंदर सबकी आत्मा मर चुकी है, सबको पता है, पर सब चुप हैं क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया है। ये रूपक कहानी में तो सीधे सीधे आता है, लेकिन कविता में ये टूट टूट कर आता है, जैसे सपने के अंदर सपना आता है। सब उल्टा पुल्टा। राइटर साहब ने कविता में वही उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की है। तो बच्चों, अब राइटर साहब क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों ना इस लंबी कविता को एक कहानी बना दूं। शायद कहानी वाली मैगजीन वाले 50 रुपए दे दें। इससे कम दोस्तों को दिखा सकूंगा कि देखो, मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ। और जो कुंजी लिखने का काम मिला है ना, वो 4 दिन बाद कर लेंगे। डिसमिसिव हैंड वेव, क्यों? ठीक है ना? वो कहते हैं मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, पर सोचता हूँ करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे गद्य लिखने की आदत पड़ जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, अगर कविता को लोग नहीं समझेंगे तो कम से कम उसकी आत्मा को कहानी के रूप में ही सही मान्यता मिल जाएगी। यही मेरी दिली इच्छा है। तो देखा बच्चों, एक लंबी कविता ने क्या क्या करवा दिया। लेखक की जान हलक में ला दी। पैसे की टेंशन, समाज की कड़वी सच्चाई, अपनी धुन और जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ। बेचारे राइटर साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सीखा ये कि एक कलाकार की जिंदगी आसान नहीं होती। उसे अपनी धुन और दुनियादारी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। समाज में जो गलत हो रहा है वो उसके अंदर उतरता है और उसकी कला में दिखता है, चाहे वो कविता हो या कहानी। और ये जो समझौता करने वाली बात है ना, ये सिर्फ लेखकों के साथ नहीं होती, ये हम सबके साथ होती है। हमें चुनना पड़ता है, अपनी बात पर टिके रहें या दुनिया के हिसाब से चलें, ये आप पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब कोई लंबी, थोड़ी मुश्किल चीज पढ़ो तो समझना, हो सकता है इसके पीछे लेखक की कोई ऐसी ही कहानी हो, कोई लंबी कविता का भूत हो जो उसका पीछा कर रहा हो। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ आई होगी और पसंद भी। इसे अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अजीत सर ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और हाँ, ज्यादा टेंशन मत लेना। जय हिंद।